The worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book, for centuries, has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our Constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. संसद में राहुल गांधी ने सावरकर पर निशाना साधा और बीजेपी को घेरने की कोशिश की। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। लेकिन पहले भी संसद में कई हरकतें करने वाले, आंख मारने और कई तरह की चीजें करने वाले राहुल गांधी अपनी ही स्क्रिप्ट में उलझ गए और एक कहानी सुनाने लगे। But the truth is that you want India to be run the way it used to be run. जैसे हिंदुस्तान पहले चलाया जाता था, वैसे ही आप हिंदुस्तान को चलाना चाहते हो। मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं। पेशेंस रखिए थोड़ी, इतना एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। स्पीकर सर, जब मैं छोटा था दिल्ली में, स्पीकर सर, दिल्ली के चारों ओर जंगल हुआ करता था। जो आज यहां रहते हैं उनको ताज्जुब होगा कि एम्स के बिल्कुल बगल में जंगल शुरू होता था। जहां रेलवे म्यूजियम है वहां पे जंगल शुरू होता था। वैसे ही जंगल में, दोनों नॉर्थ और साउथ, वैसे ही जंगल में हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के एक बच्चा, वाह बहुत बढ़िया, एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था। हर रोज सुबह तपस्या, हर रोज सुबह वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था और घंटे उसने तपस्या की, सालों के लिए उसने तपस्या की। पास लोगों को पता लगने लगा कि लड़का है। यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का यह मतलब है, तपस्या का यह मतलब है। तो यह तपस्या कर रहा था, लोगों को पता लगा और वो गुरु के पास गया। लड़के का नाम एकलव्य था। कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। वो
नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही क्या जो अपने ऊपर उठी हुई उंगली का जवाब न दे और अपने ऊपर लगे इल्जाम का मुंहतोड़ जवाब न दे। जी हां, संसद में अगर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए तो मोदी भी तरकश लेकर मैदान में आ गए और संसद में जो बखिया उधेड़ी वो देखिए। संविधान के आज 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहां तो 25 वर्ष का भी महत्व होता है, 50 वर्ष का भी महत्व होता है, 60 साल का भी महत्व होता है। जरा हम इतिहास की तरफ नजर करें कि संविधान यात्रा के इन महत्वपूर्ण पड़ाव का क्या हुआ था। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए। अक्सर परिवारवाद के आरोप झेलने वाली कांग्रेस एक बार फिर चर्चा में है। यानी उसी परिवार के 2 MP संसद में पहुंचे तो बाकी सब नजरअंदाज हो गए। राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने कमान संभाली तो कांग्रेस को राहत मिली और प्रियंका गांधी ने बाकायदा चर्चा की दुहाई लगाई। चर्चा से डरते हैं, आलोचना से घबराते हैं। चर्चा की चुनौती क्या मिली कि पीएम मोदी बाकायदा इतिहास और अपना पोथी पत्रा लेकर आ गए और उन्होंने कांग्रेस की बखिया उधेड़ी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो कांग्रेस ये मान रही है कि अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ही मिलकर नैया को पार लगाएंगे और बाकी कांग्रेसी उनके लिए सिर्फ मुसाफिर बनकर बैठेंगे और ड्राइविंग सीट और कंडक्टर सीट पर ये 2 लोग बैठेंगे, तो संसद में भी ये पता लग गया कि यहाँ पर भी मोदी भारी पड़ रहे हैं और कांग्रेस के सलाहकार मुंह ताकते रह गए। ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। और आदरणीय सभापति जी, ये भी देखिए, 1951 में ये पाप किया गया, लेकिन देश चुप नहीं था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेताया ये गलत हो रहा है। उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए हमारे स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा, गलत कर रहे हो। इतना ही नहीं, आचार्य कृपलानी जी, जयप्रकाश नारायण जैसे महान कांग्रेसी लोगों ने भी पंडित नेहरू ने कहा कि ये रोको, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं और उसे भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। बीजेपी से निमटने वाले कांग्रेसी सलाहकारों को न सिर्फ पीएम मोदी ने संसद में जमकर धोया, बल्कि ये बता दिया कि कांग्रेस के अभी होमवर्क में न सिर्फ कमी है, बल्कि उसके वो तमाम सलाहकार और खास तौर से वो लोग जो कि राहुल और प्रियंका को प्रमोट भी कर रहे हैं और बार बार रीलॉन्च भी कर रहे हैं, उनकी तैयारियों में कहीं खामी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने जमकर न सिर्फ हिसाब लिया बल्कि सबको बेनकाब भी किया। और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सब हिंदुस्तान, दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का एक पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को
मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई। कांग्रेस के सलाहकार लगातार न सिर्फ राहुल गांधी की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं बल्कि प्रियंका गांधी को भी शायद उसी कटघरे में लाकर खड़ा करना चाहते हैं जहां पर पिछले कई साल से राहुल गांधी खड़े थे। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक ऐसा चेहरा है जो कि कांग्रेस की नैया पार कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर के हालात ये हैं कि इन दो लोगों के अलावा, बल्कि कहा जाए तो राहुल गांधी के अलावा शायद सेकंड लाइन कहीं है ही नहीं। और सलाहकारी के नाम पर वहां जो हो रहा है वो सबको मालूम है, चाहे मामला इमरजेंसी का हो या फिर मेरठ, मलियाना, मुरादाबाद, 84 के सिख नरसंहार और नेली नरसंहार जैसे वो मामले जो कि लगातार कांग्रेस के दामन पर न सिर्फ दाग बन चुके हैं बल्कि उसके माथे का कलंक भी, जो कि पीएम मोदी ने बाकायदा संसद में भी कहा। बहरहाल कांग्रेस को सोचना होगा कि उसके सलाहकार और खास तौर से वो लोग जो कि उनको ये बताते हैं कि देश की आप धड़कन है, इस गलतफहमी से भी शायद कांग्रेस की हाईकमान को निकलना होगा और अपने सलाहकारों का भी मंथन करना होगा। वैसे तो कहा यहां तक जाता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है, बल्कि कांग्रेस में यहां तक कहा जाता है कि पीएम मोदी से मिलना आसान है, राहुल गांधी से मिलना नामुमकिन। ऐसे में कैसे आम कार्यकर्ता की भावना कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचे और कैसे हाईकमान और कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय स्थापित हो सके। कड़वी सच्चाई ये भी है कि पिछले 10 साल से पीएम मोदी लगातार जवाब देने के नाम पर कांग्रेस पर जब भी हमलावर होते हैं तो वो नेहरू, इंदिरा जी और राजीव गांधी का ही इतिहास उठाते हैं। और एक सच्चाई ये भी है कि जितना मौका विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को इस दौरान मिला, इतना शायद ही भारत के इतिहास में किसी पार्टी को मिला है। लेकिन कांग्रेस न तो इन मौकों को भुना पाई है और न ही संसद में या सड़क पर जवाब दे पाई है।